Hello guys, this is Sumit. I welcome you again to the Rank Secure IAS Academy. एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था फ़ोन में, उसके कारण आपको वक्त पे मैसेज नहीं आ पाया. नोटिफिकेशन शायद आपको लेट आया होगा, तो रियली सॉरी फॉर दैट. फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई टेक केयर कि आपको वक्त पे ये मैसेज नोटिफिकेशन आ जाए. तो पिछला लिंक जो था कल के क्लास का, ड्यू टू सम अगेन शायद वो सॉफ्टवेयर क्रैश होने के कारण बीच में कुछ पॉइंट्स हमारे जो है इंटरप्ट हो चुके थे, तो उसी को मैं कंटिन्यू आज के क्लास में करूंगा. जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि वो पॉइंट्स प्लस कल के पॉइंट्स का कुछ रिवीजन जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे. तो WTO का रोल क्या है, WTO कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या मुद्दे हमने कल की क्लास में डिस्कस किए थे, एक बार उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं. क्या टारगेट्स, क्या प्रोजेक्ट्स WTO ने रखे थे वो हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम फार्म बिल के ऊपर जो है आज डिस्कस करने वाले हैं. फार्म बिल को लेके मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इफ़ यू कंट्रीब्यूट फ्रॉम योर साइड, मतलब अगर आप भी उसमें डिस्कस करो, आपके मुद्दे, आपके पॉइंट्स सामने रखो, सो द सेशन इज गोइंग टू बी अ मोर इंटरैक्टिव, बिकॉज दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू हैव अ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस. उससे क्या होगा फायदा, उससे एक तो आप में हम एक तो जुड़े रह सकते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, जो कुछ कॉन्सेप्ट है, जो कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, वो हमारे क्लियर होते रहते हैं, और साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से पॉइंट्स हमें कवर करने चाहिए, ये भी हमारा टाइम टू टाइम जो है कवर होते रहता है. लाइव लर्नर जो जुड़ चुके हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू, एक बार कमेंट सेक्शन में आप प्लीज कमेंट करके बता दीजिए कि आपको सब सही तरीके से दिख रहा है, आप देख पा रहे हो, मेरी आवाज सुन पा रहे हो. एक बार मैं देख लेता हूं, बिकॉज स्टिल आई एम नॉट visible and audible to you. So let me check one more time and then we'll begin the class. So जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था, जो कुछ पॉइंट्स थे कल के हमारे, WTO उसने रखे हुए टारगेट्स क्या क्या है वो हमने डिस्कस किए थे, और उसके बाद इंडिया का रोल उसमें क्या होगा, इंडियन वर्जन क्या होना चाहिए. देखो, आप कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर में लाना चाहते हो, लेकिन इंडियन वर्जन ये शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि जो कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज है हमारी सोसाइटी में, देखो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में फ़र्क होता है, सोसाइटी में फ़र्क होता है, सोशल चैलेंजेस उसमें काफ़ी सारा फ़र्क होता है, और उस हिसाब से पॉलिसी को आपको थोड़ा सा बदलना पड़ता है, पॉलिसीज़ में आपको कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं. अभी मैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, नाउ आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ओनली डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. तो ये सारी चीज़ें जो होती है उसको ध्यान में रखते हुए WTO का जो एक एजेंडा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को आपको कमर्शियल बनाना है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब आप सोचते हो तो आप कमर्शियल एक अप्रोच के साथ अगर आप जाओगे तो कंट्री टू कंट्री वो वैरी होते रहेगा. यू गॉट द पॉइंट, कंट्री टू कंट्री वो वैरी क्यों होते रहेगा. रीज़न बिहाइंड दैट कि अगर इंडिया ने WTO को दिए हुए कमिटमेंट्स फुलफिल करने पे ध्यान दिया, जैसे मैंने कहा था कि WTO का कहना था कि जो ट्रेड इंक्रीज करना है उसमें क्लॉथिंग का, माने कपड़ों का जो है शेयर 60% होगा. सो ऑब्वियसली फिर इसका मतलब ये होता है कि जो फोकस है वो आपका कॉटन पे होना चाहिए ज़्यादा. और अगर मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स ये डिसाइड कर ले कि अगर WTO या फिर ग्लोबल मार्केट में कॉटन को एक अच्छा मार्केट अवेलेबल होगा, प्राइसेस अच्छी मिलेगी, तो फिर दोस्तों क्या होगा कि जो हमारा फूड सिक्योरिटी है उसके साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. तो इसी के लिए सेल्फ सफिशिएंसी फूड में पहले हासिल करना ज़रूरी है. आफ्टर दैट वी कैन गो फॉर कैश क्रॉप्स एंड द वॉट एवर द कमिटमेंट्स वी वॉन्ट टू मेक विद द WTO. तो ये सारे जो इंडियनाइज्ड वर्जन हमको बनाना पड़ेगा अगर एग्री सेक्टर को हमें कमर्शियल करना है. तो कल मैंने डिस्कस किया था मल्टीलैटरलिज्म, ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ये सारे मुद्दे कल मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे. एंड आखिरी में जो हम डिस्कस कर रहे थे नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट एक्सेस और डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज, उसको लेके मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जाम्पल भी कल के क्लास में मैंने आपको दिया था कि किस तरीके से ये एक दूसरे से मुद्दों के ऊपर दोनों डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में एक तरीके की रिफ्ट, एक जो है एक झगड़ा चल रहा है. उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. तो यहाँ पे हम रुके थे, यहाँ पे इंटरप्ट हुआ था. सो व्हाट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट.
अगर मैं नेशनल फूड सिक्योरिटीज एक्ट की बात करता हूँ, 2013 में जो है ये एक्ट लाया गया था। इंडिया की जो स्कीम्स है फूड रिलेटेड, सो वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कीम्स इंडिया इज हैविंग। दुनिया में जितने भी ज़्यादा बड़े बड़े स्कीम्स है फूड सिक्योरिटी को लेके, ऐसे कई सारे स्कीम्स इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। मिड डे मील हो गया, अंत्योदय अन्न योजना, ऐसे अलग अलग स्कीम है। तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लाया गया था। अभी कुछ फैक्ट्स अभी यहाँ पे हमें समझने हैं। एक तो जिसमें कवर किया जाएगा 75% रूरल पॉपुलेशन को और 50% कवर किया जाएगा अर्बन पॉपुलेशन को। तो इससे आप ये एक मुद्दा समझ पाओगे कि अगर फूड सिक्योरिटी का बड़ा चैलेंज कहीं पे है तो वो ज़्यादा देखने को मिलेगा रूरल इंडिया में, इसलिए वहाँ पे 75% हमें कवर करना है। अभी आप सोचोगे कि सर अगर रूरल इंडिया इज इक्वल टू एग्री सेक्टर, क्योंकि अर्बन एरिया में तो आपको एग्री सेक्टर नहीं मिलेगा, तो एग्री सेक्टर रूरल इंडिया में है, फिर भी वहाँ पे फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम क्यों है, वहाँ पे 75% पॉपुलेशन को क्यों कवर करना है। तो आप यहाँ पे समझ जाओगे कि दो वी हैव एग्री सेक्टर इन रूरल एरियाज, बट स्टिल वहाँ पे अगर हमें 75% पॉपुलेशन को फूड सिक्योरिटी के तहत कवर करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कुछ ना कुछ फ्लॉज है, या फिर जो रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं वहाँ पे उनके पास एम्प्लॉयमेंट जो चाहिए वो नहीं है। और अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इफ़ यू डोंट हैव एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब आपका परचेसिंग पावर जो है वो कम है, आपकी खरीदने की क्षमता शक्ति कम हो जाती है। तो इन मुद्दों को सामने रखते हुए केवल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाके सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है, हमें ध्यान एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी देना चाहिए और साथ ही साथ मैक्सिमम फूड प्रोडक्शन के ऊपर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। उसके अलावा स्पेशल फोकस ऑन विमेन एंड चिल्ड्रन, अभी इन दोनों के ऊपर एक विशेष तरीके से ध्यान क्यों देना है। देखो मैं हमेशा से इकोनॉमिक्स के क्लास में कहते आया हूँ पहले क्लास से कि अगर किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन अगर वो हेल्दी है तो आप उसे ह्यूमन रिसोर्स कह सकते हो, एम आई राइट। बट वही पॉपुलेशन कमजोर है, हेल्दी नहीं है, उनको ठीक से खाने को नहीं मिल रहा है, अगर खाने को ठीक से नहीं मिलेगा तो वो एक पॉपुलेशन आपके देश के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर एक बर्डन बन जाएगा। लेकिन अगर वो हेल्दी है तो आप उनको प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके ले सकते हो। ये सब के चलते विमेन और चिल्ड्रन के ऊपर फोकस क्यों, क्योंकि आपको प्रीवियस क्लास याद कीजिए क्या क्या चैलेंजेस है। बिलो 5 ईयर एज में एक तो बच्चों की हाइट उनके एज के हिसाब से जितनी होनी चाहिए उससे कम हमने देखी। दूसरी बात मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था स्लाइड में कि जिनकी बिलो 5 एज की ही मैं बात कर रहा हूँ कि जिनका जो हाइट है उस हिसाब से उनका वेट मैच नहीं होता है, माने कहीं ना कहीं यहाँ मुद्दा किस चीज़ का है, माल न्यूट्रिशन। तो ये माल न्यूट्रिशन का ये जो मुद्दा है, सोचिए फिर हमारा ये जो फ्यूचर का ह्यूमन रिसोर्स है, ये जो बच्चे हैं, क्या ये देश के इकोनॉमिकल और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। चलो अभी विमेन्स की तरफ आते हैं। आपको याद होगा, फिर से प्रीवियस क्लास को याद करने की कोशिश कीजिए कि जो एक प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कहूँगा, तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप क्या होता है जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, 15 to 49। तो इस एज में करीबन 51% महिलाएं ऐसी है कि जो एनेमिक है, जिनको एनीमिया है। सो इसका मतलब ये है कि जो हेल्दी फूड इन्हें मिलना चाहिए उतना हेल्दी फूड उनको नहीं मिल पाता है। हेल्दी फूड के साथ साथ देखो, अगर आप एमजी नरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार देने का प्रॉमिस करते हो और जो एक अर्बनाइजेशन, चलो मैं स्लाइड दूसरी ले लेता हूं ताकि हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग और अच्छे से हो जाए। लेट मी सिलेक्ट वन मोर स्लाइड, ओके फाइन। तो अभी ये कुछ मुद्दे मैं आपको एक्सप्लेन करा के देने वाला हूं। अर्बनाइजेशन के बारे में आपने देखा है, शहरीकरण जिसको आप कहोगे। दूसरी बात एक फैक्टर है माइग्रेशन का। अभी दोस्तों जब माइग्रेशन हो रहा है तो ये माइग्रेशन हमारा कैसा है, माइग्रेशन हमारा है रूरल टू अर्बन। इसको आप ये भी कह सकते हो एग्री टू इंडस्ट्रीज। तो एग्री सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ जाने का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। तो इंडस्ट्रीज में आपके सर्विस सेक्टर आ गए,
और इंडस्ट्रीज के जितने भी सब पार्ट है उसके तरफ वो एग्री से लोग उस सेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये जब माइग्रेशन होता है फिर एग्री सेक्टर जिसको हम वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर मानते हैं तो उसका ध्यान कौन रखेगा। रिसेंट सर्वेज में ये बात सामने आई है कि जो विमेन है उनका कंट्रीब्यूशन एग्री सेक्टर में पिछले 10-15 सालों से इंक्रीज्ड है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी के कारण फेमिनाइजेशन इन एग्री सेक्टर ये एक नया कॉन्सेप्ट उभर के सामने आया है। अभी फेमिनाइजेशन इन एग्री सेक्टर को लेके एक ऐसे का पॉइंट मुझे अभी यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, या इवन आप आपके पेपर 4 के लिए या फिर इंडियन सोसाइटी, ये जो सोसाइटी का एक टॉपिक है यूपीएससी मेंस में, उसका भी एक क्वेश्चन यहाँ पे हम फ्रेम करके उसको हम लिख सकते हैं। तो इंडियन सोसाइटी या फिर इथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, सो व्हाट क्वेश्चन वी कैन फ्रेम, फेमिनाइजेशन इन इंडियन एग्री सेक्टर can lead to achieve women empowerment in India. Discuss. So ये जब आप क्वेश्चन फ्रेम करोगे, आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चंस। दिस इज द रिकॉर्डेड वर्जन, तो शायद से हो सकता है आपको आप कमेंट में या फिर मैं लाइव जो हमारा इंटरेक्शन होता है वैसा हमारा इंटरेक्शन शायद अभी नहीं हो पाएगा, बट आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप कमेंट में आपके जो कुछ क्वेश्चन है वो मुझे पूछ सकते हो, एंड इन द नेक्स्ट क्लास मैं आपके साथ ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, फेमिनाइजेशन हम एग्री सेक्टर में क्यों लाना चाहते हैं, तो ये फेमिनाइजेशन अगर एग्री सेक्टर में आता है तो ये एक टूल बन सकता है विमेन एम्पावरमेंट का। और साथ ही साथ ये जो बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ मास अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट हो रहा है फ्रॉम एग्री टू इंडस्ट्रीज, तो एग्री एकदम से निग्लेक्ट नहीं हो सकता है। और एग्री को अगर हमने निग्लेक्ट किया तो फूड सिक्योरिटी का मुद्दा वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे देश के सामने हो सकता है। तो इसी के साथ साथ आपको महिलाओं को हेल्दी भी रखना होगा और उनका एक फेमिनाइजेशन माने आपको एग्री सेक्टर में भी उनको सही तरीके से इन्वॉल्व करके लेना होगा। ये मुद्दा हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है रिफॉर्म्स इन पीडीएस इंप्लीमेंटेड अंडर एग्जिस्टिंग टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कवरिंग अराउंड 80 करोड़ पर्सन। तो ये जो एक रिफॉर्म्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लाया गया, देखो जिसको जरूरत है उन तक ये सारी चीजें माने मैं फूड की बात कर रहा हूँ, वो उन तक सही तरीके से पहुंचनी चाहिए। और साथ ही साथ 1 नेशन 1 रेशन कार्ड, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो अभी 1 नेशन 1 रेशन कार्ड, 1 नेशन 1 मार्केट, एग्री मार्केट, ये सारे मुद्दे तो है, लेकिन क्या इसके बावजूद हमें जो ग्रोथ, डेवलपमेंट और फार्मर्स का एक अब मैं कहूँगा कि उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनके चैलेंजेस, उनको पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने रखे हैं, क्या वो हम हासिल कर पाएंगे? तो देखो, हमें एग्री के साथ साथ एग्रीकल्चरल सेक्टर को अगर आपको ऊपर लाना है तो आपको इंश्योरेंस के ऊपर भी ध्यान देना होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंश्योरेंस कंपनीज की बात कर रहा हूँ। आपने कई बार ये सुना होगा कि एग्री एंड अलाइड सेक्टर, तो एग्री से जुड़े हुए बाकी के सेक्टर जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री हो गया, आपका डेयरी फार्मिंग हो गया, गोट फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया। सो दीज आर द सेक्टर्स की जो एक तरीके से इंश्योरेंस का काम करते हैं। मैं इंश्योरेंस कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो इंश्योरेंस का काम करते हैं। मतलब क्या होता है कि वो एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स हैं, स्कीम्स को लेके जब हम मेंस के एक हफ्ते पहले स्कीम्स के ऊपर में इकोनॉमिक्स के ही क्लास में एक अलग से कोर्स नहीं, एक क्लास लेने वाला हूँ 1 से 2 घंटे का। तो हम या तो 1 घंटे में 1-1 घंटे के 2 क्लास लेंगे या फिर 2 आवर्स का एक मैराथन सेशन हम रखेंगे, जिसमें मैं ओवरऑल पिछले 1.5 साल की जितनी भी स्कीम्स हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं कवर करूंगा। फूड प्रोसेसिंग हो गया, प्रोडक्शन ले लिया, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन अभी अगर आप कमर्शियलाइजेशन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ, कमर्शियल अप्रोच के साथ सामने आना है कि जैसे कि मेगा फूड पार्क्स को भी आपको एस्टैब्लिश करना ज़रूरी है। अगर आप मेगा फूड पार्क को एस्टैब्लिश करते हो
तो इसका मतलब क्या होता है कि समवेयर यू आर गिविंग प्लेटफॉर्म टू दी फार्मर्स, कि जो कुछ भी प्रोडक्शन उन्होंने लिया है उनको आप एक प्लेटफॉर्म देके मार्केट में आप उन्हें उन्हें इंट्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे अभी तक के क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, जब ये सब होगा तब जाके पॉसिबल है कि एग्री सेक्टर में प्रोडक्शन के साथ साथ हम टीडीपीएस माने टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को भी हासिल कर रहे हैं और फूड सिक्योरिटी को भी हासिल कर रहे हैं, और जिससे फायदा जो है फार्मर्स को भी हो रहा है। और हमें किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए अगर हम एग्री सेक्टर को ऊपर लाना चाहते हैं, तो जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तो सरकार ने ये भी एक इस्टेब्लिश किया है जिसका काम होगा कि ये क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, जैसे आपको पता होगा कि हमने डिस्कस किया था कि पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, उसमें भी एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आवश्यक है, क्योंकि अगर अपने फूड चेन में पॉइजन आना शुरू हो जाता है तो वो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स भी कुछ काम के नहीं है। तो इस तरीके से क्रॉप प्रोसेसिंग और ज़मीन का फर्टिलिटी मेंटेन रखना, उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज़ को मेंटेन रखना, उसके ऊपर भी रिसर्च होना ज़रूरी है। उसके बाद नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, ये भी एक तरीके का एग्री के अलाइड सेक्टर में आता है कि जो इंश्योरेंस का काम करेगा। तो मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड क्या है, एक तो जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है हमारे डाइट में वो उससे फुलफिल होगी, और साथ ही साथ इसको अगर हम मैक्सिमम प्रोडक्शन लेके इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इंडियन ग्रेप्स प्रोसेसिंग बोर्ड, तो ये कुछ इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट द्वारा लिए गए कि जो एग्री के जो सेक्टर से जुड़े हुए उनको ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है, एंड समहाउ इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल टू द इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो ये ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड की जब हम बात करते हो, वाइनरीज हो गए, ग्रेप्स के द्वारा प्रोसेस किए गए जो वाइन्स बनते हैं, बेवरेजेस बनते हैं, तो वो भी एक तरीके से एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, या फिर वो एक सोर्स ऑफ इनकम जिससे आप कई अच्छा सा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो। इवन आपने लॉकडाउन के दरमियान भी देखा होगा कि जो लीकर शॉप खुले थे, तो लीकर इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेस ऑफ इनकम रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, तो आपको ये फूड टेक्नोलॉजी क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि अगर आप कमर्शियलाइजेशन करना चाहते हो तो इसको केवल आप एक ट्रेडिशनल मैं कहूँगा रोजगार के नज़रिए से नहीं देख सकते हो। अगर आपको एग्री को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कॉम्पिटिटिव बनाना है एग्रीकल्चरल सेक्टर को, तो जस्ट ये एक आपका पारंपरिक तरीके से चलता आया एक ट्रेडिशन आप नहीं मान सकते हो एग्री सेक्टर को। वहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप लानी पड़ेगी, मैनेजमेंट का जो एक पार्ट है इसमें, कि अगर आप वो एक बिजनेस की तरह उसको प्रॉस्पर करना चाहते हो तो आपको फूड टेक्नोलॉजी और थिंक टैंक ने मिलके पॉलिसीज इसके ऊपर बनाना भी उतनी ज़रूरी है। साथ ही साथ दोस्तों बाकी के मुद्दे हैं नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग। तो नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग क्या है कि देखो, अभी जो प्रोसेस्ड फूड है उसकी डिमांड भी अक्रॉस द वर्ल्ड अभी थोड़ी ज़्यादा है, बढ़ती जा रही है, तो उसके ऊपर भी हमने ध्यान देना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज़ होते हैं उसकी, तो उन न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज़ के साथ भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। दूसरी बात और एक ध्यान देना चाहिए, डबलिंग फार्म इनकम जो है फार्मर्स के वो डबल होने भी ज़रूरी है, तब जाके उनको हम पॉवर्टी लाइन के ऊपर ले सकते हैं। अभी कैश सपोर्ट टू फार्मर्स, ये एक अच्छा इनिशिएटिव सरकार लेके आई है। पहले फोकस जो था वो था लोन वेविंग, मतलब लोन माफ़ कर देना, थोड़ा सा उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में सब्सिडी दे देना। कई तो ऐसे स्टेट्स है कि जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी माफ़ कर दिया। तो अभी फोकस शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम लोन वेवर टू कैश सपोर्ट। अभी आप कहोगे कि सर इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, लोन माफ़ कर दो वो भी तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक मुद्दा ये सामने आता है कि क्या लोन माफ़ करने के बावजूद भी फार्मर सुसाइड क्यों हो रहे थे। दूसरी बात, अगर जो बड़े किसान हैं जिनके पास बहुत बड़ी ज़मीन है, अगर उनके लोन माफ़ होने लग गए और शायद से जो स्मॉल और मार्जिनल स्केल पे फार्मिंग करने वाले किसान हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, अगर वो डॉक्यूमेंटेशन का जो पार्ट होता है कर्जे को माफ़ कराने के लिए अगर वो नहीं कर पाए तो उनको हफ्ते तो वैसे ही भरने पड़ेंगे। तो ये कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट को सामने रखते हुए और तो और अगर इस स्कीम को
कोई गलत इंसान अपने फायदे के लिए अगर उठा ले, मतलब कोई बड़ा किसान जो है जिसकी 100 एकड़ जमीन है, उसका लोन माफ होके क्या होगा, वो तो और उसको ज़्यादा मुनाफा होगा, लेकिन जिसको इसकी ज़रूरत है उन तक वो नहीं पहुंच पाएगा। तो उसके चलते गवर्नमेंट ने अपना फोकस शिफ्ट किया लोन वेवर टू कैश सपोर्ट। अभी कैश सपोर्ट में भी उन्होंने जिस तरीके से हमारा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वैसे ही उन्होंने सही तरीके से टारगेट करके जिन जिनको ज़रूरत है उनको ये कैश सपोर्ट मिलता है। अभी आपको पता है कि आपके बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड है, इसलिए जो घोस्ट बैंक अकाउंट माने जो कुछ नाम किसी और का और अकाउंट किसी और का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसको ज़रूरत है, जिसका एक ज़मीन जो है बहुत कम है, जो सच में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, उसको ये फ़ायदा होते रहेगा। उसके बाद वुमेन फार्मर एंड एम्पावरमेंट, ये मुद्दा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। और साथ ही साथ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है दोस्तों, कि जैसे हमने डिस्कस किया है कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है, दो वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, लेकिन फिर भी मॉनसून के ऊपर की डिपेंडेंसी हमारी कम नहीं हुई है। तो अगर इतने कई सालों से अगर हमारे एग्री सिस्टम का डिपेंडेंसी मॉनसून के ऊपर है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स के ऊपर है, तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की भी आवश्यकता है। एक तो आप ये नहीं कह सकते हो कि इसका मतलब कि जो मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट है उन्होंने सही तरीके से प्रेडिक्शन करना चाहिए। देखो, मॉनसून इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन, तो इतना आसान नहीं है कि आपने डेट वाइज बारिश को जो है प्रेडिक्ट कर लिया, कब थंडर स्टॉर्म आने वाला है, कब ज़्यादा हेवी रेन होगा, कब ड्रॉट रहेगा, ये इतना ईजिली हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर माने कि अगर आप जोग्राफिकल लोकेशन देखोगे इंडिया का, और उस तरीके से अगर आप जोग्राफिकल लोकेशंस को आइडेंटिफाई करके वहाँ का क्लाइमेट कौन से क्रॉप को या फिर कौन से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को सपोर्ट करेगा, उस हिसाब से अगर हम एक क्रॉपिंग पैटर्न सेट करें अपने देश में, तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा रेवेन्यू जनरेशन में भी होगा और साथ ही साथ फार्मर्स को भी उसका फ़ायदा हो सकता है। तो ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर भी उतना ज़रूरी है। आखिरी का मुद्दा जो आज का क्लास है वो है फार्म बिल के ऊपर। फार्म बिल की जब हम बात करते हैं, फार्म बिल में अभी कई सारे मुद्दे चल रहे हैं, डिस्कशन डिबेट हो रही है। देखो, वन नेशन वन मार्केट की हम बात करते हैं, लेकिन आपने जो टैक्सेशन सिस्टम रखा है, बात इसको लेके है। टैक्सेशन सिस्टम अगर आप मंडी जो है आपकी, तो किसान मंडी में अगर आप टैक्स रखोगे और मंडी के बाहर आप अगर टैक्स फ्री मार्केट रखोगे, तो उससे क्या होगा, इनकरेजमेंट किसको मिलेगी। देखो, अभी जो एग्रीकल्चरल मार्केट्स है, एग्रीकल्चरल मार्केट्स में स्टिल देर आर सर्टन लॉबीज आर एग्जिस्ट, कि जो उनके हिसाब से हाँ एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ साथ क्या प्राइजेस डिसाइड होनी चाहिए उसके ऊपर ये डिसीजन लिया जाता है। लेकिन उस मंडी के बाहर जो है, अगर आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी ही नहीं रहेगी, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में एक तरीके से एक क्योस आ सकता है। जो फार्मर्स है उनको अनसर्टेनिटीज सामने दिखाई दे सकती है। और अभी एग्री मार्केट में जो कुछ चंद लॉबिंग है, उससे कहीं ज़्यादा लॉबिंग सिस्टम जो है उस मंडी के बाहर, जहाँ पे आपने टैक्स नहीं रखा है, तो ऐसे रिलायंस और बाकी के जो बड़े ग्रुप है वो इनको अपने कब्जे में लेके क्या हो सकता है कि अगर उन्होंने अपने हिसाब से प्राइजेस लगाना शुरू कर दिया तो फार्मर्स को इसमें नुकसान होने वाला है। हालांकि इस फार्म बिल का जो एक टेक्निकल एस्पेक्ट है और साथ ही साथ जो एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, वो हमें और देखना पड़ेगा कि सरकार अभी क्या कदम उठाती है। ऑलरेडी फार्म बिल के ऊपर एक सेशन अपना हो चुका है। अगर आपको इसके ऊपर भी कुछ डाउट है या फिर आप चाहते हो, तो एक अलग से शॉर्ट वीडियो फार्म बिल के ऊपर बना के हम पोस्ट करेंगे बहुत ही जल्द। दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि इंडिया ऑप्टेड फॉर इंडस्ट्रीज आफ्टर द इंडिपेंडेंस एज अ प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ इकोनॉमी। तो अगर हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर को चूज किया था, तो उस सेक्टर के चैलेंजेस क्या क्या थे, क्या क्या मुद्दे इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस सामने रखे थे कि हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर को क्यों साइडलाइन करके इंडस्ट्रीज को आगे लेके आना है। दोस्तों, दिस इज सो फार अबाउट द प्रीवियस क्लास। में अगले चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने से पहले आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ
कि इस चैप्टर को लेके एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, इसको लेके अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। फार्म बिल के ऊपर एक अलग से वीडियो हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे, जो आप देख लीजिए, क्योंकि अभी और कुछ अपडेट्स और करंट पर्सपेक्टिव से विद सम केस स्टडीज फार्म बिल का जो पॉइंट है वो हम कवर करेंगे अलग वीडियो में। तो नाउ आई हैव फिनिश्ड विद द चैप्टर एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट एंड नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, जिसका मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अभी आपको देने वाला हूँ। चैप्टर वो है कि जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो अगर हमने इंडस्ट्रीज को एज अ प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ इकोनॉमी चूज किया था तो उसके पीछे का हमारा इंटेंशन क्या था। मैंने प्रीवियस क्लास में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज क्यों ऑप्ट किया था, क्यों दूसरे को साइडलाइन किया था, इकोनॉमिकल ओपिनियंस उसके ऊपर क्या थे, ये सारे मुद्दे डिस्कस किए हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम स्टफ अगेन। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जो है वो प्रीवियस क्लासेस को अगर आप देख लेते हो तो आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो अभी हम केवल और केवल यही डिस्कस करने वाले हैं कि इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पता है, उसका करंट सिनेरियो क्या है, उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, उससे रिलेटेड स्कीम्स, पॉलिसीज गवर्नमेंट की क्या है, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसीज और उसका इंपैक्ट इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर पे कैसे हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आईटी सेक्टर के बाद सर्विस सेक्टर, बूम किस में है, किस में गिरावट हो रही है, और थोड़ा बहुत हम डिस्कस करने वाले हैं शेयर मार्केट के ऊपर। सो दोस्तों ये था आज के क्लास के बारे में। एक्चुअली मैं लाइव रहता हूं लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण ये एक रिकॉर्डेड वर्जन आपके सामने आप देख रहे हो, इसलिए लाइव जो इंटरेक्शन होता है वो आज नहीं हो पाया। बट स्टिल यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन एंड I'll be more than happy to address all your questions in my next class। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो लाइव ही होगा 9 बजे। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ही आज का एक रिकॉर्डेड वर्जन आप देख रहे हो। सो दिस इज सो फार अबाउट द क्लास। जस्ट बिकॉज वी आर नॉट लाइव सो आई डोंट वांट टू कवर मैक्सिमम टॉपिक फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्री से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर हम लाइव रहे तो और हमारा अच्छे से इंटरेक्शन हो सकता है। सो दिस इज सो फार अबाउट द क्लास। अभी क्लास खत्म हो चुकी है तो एक स्मॉल अनाउंसमेंट में आपके सामने कर देता हूँ। अनाउंसमेंट ऐसी है दोस्तों कि अगर अनअकैडमी प्लस का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये डिसीजन अगर आप जल्दी ले लो तो आपके लिए ये फाइनेंशियली बेनिफिशियल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्राइस है ये बढ़ने वाला है। ये जो सब्सक्रिप्शन आप लेते हो ये हाइक होने वाला है। अभी वो कितना बढ़ने वाला है? 20 अक्टूबर से, ठीक है। तो 20 अक्टूबर से जो है इसका प्राइस, मतलब आने वाले 3 दिनों बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो जो पहले 8000 का था विथ रेफरल कोड आपको 7200 में मिलता था सब्सक्रिप्शन, वो अभी आपका हो जाएगा 9000 का। बेसिकली जो स्टूडेंट्स है दे गो फॉर 12 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स का जो आपका सब्सक्रिप्शन है उसके लिए जाते हैं। तो पहले अगर आपको 39,600 में मिलता था तो अभी वही प्राइस आपका हो जाएगा 44,550 और 2 इयर्स का जो 72,000 में था, सॉरी 57,600 में था, वो आपका हो जाएगा अभी 64,800 में। सो यूज रेफरल कोड रैंक 10, सब्सक्राइब बिफोर 20th अक्टूबर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखोगे तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आपके जो कुछ भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा था कि अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप के थ्रू जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको रैंक 10 ये जो रेफरल कोड है ये यूज करना है और आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। सो फील फ्री टू कॉल ऑन द गिवन नंबर। हमारी टीम के तरफ से आपको पूरा कोऑपरेट किया जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे और साथ ही साथ इफ़ यू यूज रैंक 10 एज अ रेफरल कोड तो आपको रैंक सिक्योर टीम की तरफ से, स्पेसिफिकली आरती मैम की तरफ से एक स्पेशल पर्सनल गाइडेंस भी आपको यहाँ पे मिलते रहेगा। And please join our Telegram channel as well for the further updates. So I hope you like the class, you enjoyed the class। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके जो कुछ भी क्वेरीज है कि आज लाइव ना होने के कारण हमारा लाइव इंटरेक्शन नहीं हो पाया, तो कुछ भी डाउट्स क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। नए स्टूडेंट्स को मैं बता दूँ, दिस इज कॉम्प्रहेंसिव कोर्स विच वी हैव स्टार्टेड ऑन रमेश सिंह सर का जो बुक है इंडियन इकोनॉमी का। तो चैप्टर वाइज हम डिस्कशन कर रहे हैं। जो नए स्टूडेंट्स थे उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल सेक्शन में जाके
फ्रॉम क्लास 1 टू अभी तक आप सारे क्लासेस को देखिए ताकि आपका ये कवर हो जाए सारा पॉइंट। और नेक्स्ट चैप्टर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, वो कल हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। स्टे ट्यून्ड, कीप स्टडिंग, और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। सो आई एम वाइंडिंग अप द क्लास एंड टुमारो आई विल सी यू एट 9 PM नाइट में लाइव होगा वो क्लास, और वैसे आपको उसका लिंक और जो अपडेट है वो मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच एंड रियली वंस अगेन सॉरी कि आपको वक्त पे मैसेज नहीं आ पाया नोटिफिकेशन का। तो विल टेक केयर फ्रॉम टुमारो। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड टेक केयर।